इतने सारे कामकाज अगर बीजेपी की सरकार की ओर से किए गए हैं, तो हिजाब मामले को बीच में लाकर विरोधी दल कह रहे हैं कि दरअसल ये मामला इनको सूट करता है, ध्रुवीकरण करते हैं और चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। हिजाब मामले को आप लोग उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में जिंदा रखना चाहते हैं। हिजाब का चुनाव से दूर दूर तक कोई लेना ही नहीं। आप देखिए, ये देश संविधान से चलेगा या किसी और चीज से चलेगा? बीजेपी का क्या है स्टैंड? आप तो केंद्रीय हम तो साफ इतने कहते हैं, ताकतवर मंत्री हैं, आप बताइए ना बीजेपी का क्या स्टैंड है? देश संविधान से चलता है और संविधान में अगर शिक्षण संस्थाओं को अधिकार है कि यूनिफॉर्म का कोड तय करें, यूनिफॉर्म क्या होनी चाहिए, तो क्या आप इस बात को मानती हैं कि सबको एक बराबर यूनिफॉर्म होनी चाहिए कि अलग अलग होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए। एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन इस हम तरह भी का यही भ्रम कहते हैं। पैदा हो रहा है कि आप लोग जानबूझकर हिजाब उतरवाना चाहते हैं या फिर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं इसको लेकर। 2014 से 2022 तक मोदी जी की सरकार देश में जी, एक महिला ये कह दे कि हमने किसी का हिजाब उतरवाने की बात की, एक कह दे, एक कह दे। हमने तो, मैं तो उस स्थान पर हूं बरेली में जहां माता द्रौपदी का, जिसको जन्म स्थान कहा जाता है, जिन्होंने महिलाओं के स्वाभिमान की लड़ाई सबसे पहले लड़नी शुरू की, जिन्होंने अपमान सहन नहीं किया, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी और महिलाओं का सम्मान और स्वाभिमान ये बढ़ाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप देखिए, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई भाजपा ने दिलाई। यही नहीं, 18 साल से 21 वर्ष उम्र शादी की भाजपा ने की है हिजाब वाले मामले में। लेकिन आप भरोसा, अब तो पाकिस्तान से भी आवाजें उठने लगी हैं, अमेरिका से भी आवाजें उठने लगी हैं, फिर कैसे आप इस बात का भरोसा दिलाएंगे कि नहीं, यहाँ पर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, महिलाएं पूरी तरह से आप लोगों की राज में सुरक्षित हैं? महिलाएं पूरी तरह से योगी राज में ही सुरक्षित हैं। और 5 सालों के आंकड़े उठाकर देखिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, तो उसमें नीचे आए, 58% नीचे आए। पहले सुनवाई भी नहीं होती थी, कोर्ट में जाकर FIR लिखवानी पड़ती थी सपा के नेताओं के खिलाफ। अब सुनवाई भी होती है, कार्रवाई भी होती है, जेल में भी डाला जाता है और उसको सजा भी दिलाई जाती है। ये फर्क है 5 सालों में। हमने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया और लोगों को न्याय दिलाने का काम कोर्ट ने करना। कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, ADR की रिपोर्ट सामने आई है। अगर दूसरे चरण के मैं पोलिंग को लेकर करूं, वहां पर कुल 52 में से समाजवादी पार्टी ने जहां 35 दागी उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने 53 में से आपने 18 दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। तो फिर ऐसा तो नहीं है कि आपने बिल्कुल उससे परहेज रखा या दागी चेहरे जो थे उनको छोड़ दिया आपने? देखिए, बहुत अंतर है देखने का। आजम खान जी जैसे लोग होंगे तो उनके अपराध देखिए क्या क्या है। नाहिद हसन जैसे लोग होंगे, मुख्तार अंसारी जैसे होंगे, अतीक अहमद जैसे होंगे, चार्ज शीटर है, हिस्ट्री शीटर जैसे लोग इनकी लिस्ट में है। ऐसे ऐसे लोगों के नाम है जिनके पुलिस थानों में रिकॉर्ड मिलते हैं, एक नहीं कई केस देखने को मिलते हैं। वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि 10 जो प्रमुख अपराधी हैं टॉप 10 सूची के, उसको बीजेपी जारी क्यों नहीं कर देती? देश के सामने है, प्रदेश के सामने है, और सपा की लिस्ट देख लेंगे, टॉप 10 नजर आ जाएंगे। जारी तो अखिलेश जी ने कर दी है, उसके बाद डर रहे हैं दूसरी लिस्ट ही जारी नहीं की। आप कल्पना कीजिए, भाजपा ने 7वें चरण तक के नाम घोषित कर दिए, पब्लिक लिस्ट कर दी, अखिलेश यादव जी पहली लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट नहीं निकाल पाए। चोरी छिपे टिकटें दे रहे हैं, फिर वापस ले रहे हैं। वो लोग जाके बसपा में शामिल हो रहे हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी में न परिवार के लोग बचे हैं, न पार्टी के लोग बच पा रहे हैं, अपने लोग ही छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि और आप लोग लेते जा रहे हैं, लोगों को विश्वास नहीं है, उनको छोड़कर जा रहे हैं। अभी कांग्रेस पार्टी की जितनी भी पोस्टर गर्ल हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी मतलब वेलकम करने के लिए बेताब है। आज ही एक पोस्टर गर्ल को आपने शामिल करवा लिया बीजेपी में। देखिए, तो ये कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग इतने प्यारे भारतीय जनता पार्टी को क्यों लगने लगे हैं? कांग्रेस ने जो झूठी बातें करके पोस्टर गर्ल्स बनाई, उनको बड़े बड़े वायदे किए, उन सभी बहनों ने कहा कि टिकटें बेची जा रही है कांग्रेस में। जो कहते हैं वो करती नहीं है, केवल पोस्टर पे फोटो चिपकाने का काम प्रियंका गांधी करती है। उन्नाव की बेटी के साथ जब समाजवादी पार्टी का नेता अपहरण करके हत्या करता है तो उनकी चुप हो जाती है, बोलती नहीं है प्रियंका जी, अंदर से आवाज नहीं निकलती है। राहुल गांधी जी गायब हो जाते हैं, पर बातचीत की है, राहुल जी उत्तर प्रदेश से गायब हो गए, प्रियंका जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित हो गई। अब हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हैं, जल्दी से एक बार फिर से पूछ लेती हूं मैं, दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के आधार पर उसको लग रहा है कि उसका अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है? सुरक्षा, गरीब कल्याण और विकास, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जहां पर गरीबों के कल्याण किया, सुरक्षा दी जिसके कारण निवेश आया और युवाओं को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले, और आगे के लिए भी
गरीब कल्याणकारी योजनाएं पहले से ज्यादा दृढ़ता के साथ लागू करेंगे और सुरक्षा, मातृशक्ति हो, युवा हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, पूरे उत्तर प्रदेश को सुरक्षा की दृष्टि से हम गुंडा राज, माफिया राज पर और कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये बुलडोजर माफिया पर चलता रहेगा। 64,000 एकड़ जमीन हमने खाली करवाई है, उसके ऊपर विश्वविद्यालय और गरीबों को पक्के मकान मिलते रहेंगे। अब तो आवासीय पट्टों पर भी हम आवासीय जमीन जो है वो पट्टों पर देंगे और उनको पक्का मकान भी बनाकर देंगे। अभी तक की स्थिति क्या कहती है? बीजेपी कितनी सीटें लेकर आ रही है? पिछली बार तो 312 थी, 325 एनडीए के साथ। इस बार आपकी स्थिति पहले चरण का जब चुनाव गुजर चुका है, कहां पर है? मेरा आज भी मानना है 2017 में 300 पार जनता के आशीर्वाद से किए। 2019 में भी उत्तर प्रदेश ने इतनी सीटें जिताई कि हम देश में भी 300 पार कर पाए। फिर एक बार 300 पार करने का काम भाजपा सरकार करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका आज बहुत तक बहुत से धन्यवाद। जुड़ने के लिए। और बरेली में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। 2017 में पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में कर ली थी। अनुराग ठाकुर का ये कहना है कि दरअसल जिस तरह का प्रदर्शन 2017 में 300 पार करते हुए हम लोगों ने किया था, एक बार फिर से 2022 में भी उसी तरह की स्थिति रहेगी। अब मंत्री जी के दावे में कितना दम है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन यकीनन बेहद दिलचस्प उत्तर प्रदेश का चुनाव हर गुजरते वक्त के साथ होता जा रहा है।